मिस्र में मौजूद ये पिरामिड किसी फेरो या राजा महाराजा की कब्र नहीं है, बल्कि ये एंशिएंट समय में पृथ्वी पर आए एलियंस द्वारा बनाए गए हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स हैं, जो अपने पीक पॉइंट से दुनिया के हर कोने तक बिना किसी रॉ मटेरियल के बड़े से बड़ा सिग्नल और अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते थे। आज जहां एक सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट करने में इतनी ज्यादा एनर्जी यूज हो जाती है, वहीं इन पिरामिड्स के अंदर इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी थी कि ये पृथ्वी से ब्रह्मांड के दूसरे छोर तक इस यूनिवर्स के सारे एलियन स्पीशीज के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवान विष्णु जी का जो सुदर्शन चक्र था, जो एक अल्ट्रा पावरफुल एनर्जी वेपन था, जो इन्फिनिट एनर्जी को कंसंट्रेट करके रिलीज कर सकता था, वो सब भी पिरामिड्स वाली टेक्निक का ही इस्तेमाल पावर सोर्स के लिए किया करते थे। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये बातें शायद फिक्शनल या कहें तो झूठ लग रही होंगी, लेकिन अगर आप मिस्र में किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग या पिरामिड के अंदर मौजूद पेंटिंग्स को देखेंगे तो आपको यही दिखाई देगा कि कोई सेंट्रल फिगर जो दिखने में इंसानों से कई गुना बड़ा है और ठीक किसी इजिप्शियन देवी देवता की तरह लगता है, वो इन तस्वीरों में सिंहासन पर बैठकर इंसानों को हुक्म दे रहा है और इंसान उसके सामने सिर झुकाकर गुलामी कर रहे हैं, कभी किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करने में या कभी किसी बेसिक काम में। और कई कल्चर्स में इन जायंट्स को अनुनाकी नाम से बुलाया जाता है। अलग अलग कल्चर्स में चीजें और कहानियां कुछ कुछ सिमिलर ही है, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है कि वो यहाँ पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपने फायदे के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद उन्हें जो भी एक्सट्रैक्ट करना था उन्होंने वो एक्सट्रैक्ट किया, चाहे बात हो एनर्जी की या फिर रिसोर्सेज की। और जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ इस प्लेनेट पर अब उनके लिए कुछ खास बचा नहीं है, तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं छोड़कर चले गए और साथ लेकर चले गए अपनी वो एडवांस टेक्नोलॉजी। सदियां बीत गई हैं, मगर अभी भी इन देवताओं की टेक्नोलॉजी को कोई डिकोड नहीं कर पाया है सिवाय एक शख्स के, सर निकोला टेस्ला। मगर सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में उनका कोई भी क्रांतिकारी आविष्कार हमारे बीच नहीं है। और जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि जब निकोला टेस्ला की मौत हुई थी तो उनके रिसर्च पेपर्स को FBI ने जब्त कर लिया था और उन्हें आज तक पब्लिक नहीं किया गया। और लोग कहते हैं ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने मतलब निकोला टेस्ला ने एलियंस की एडवांस टेक्नोलॉजी को डिकोड कर लिया था और उसके सहारे उन्होंने अनलिमिटेड एनर्जी और टाइम ट्रेवल जैसे कॉन्सेप्ट्स को रियलिटी में बदलने के तरीके ढूंढ लिए थे। तो ऐसा क्यों हुआ कि इतने क्रांतिकारी आविष्कार करने के बाद उन्हें क्रेडिट देने की बजाय उनको मारने की कोशिश की गई? आखिर उस एक रात को क्या उन्होंने अमेरिकी सरकार में मौजूद एलियंस को डिटेक्ट कर लिया था जो इंसानों के रूप में यहाँ की सिविलाइजेशन को कोलैप्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं? या फिर उन्होंने एलियंस के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करके एक ऐसा इतिहास रच दिया था जिसका क्रेडिट अमेरिका नहीं चाहता था कि क्रोएशिया जैसे दूसरे देश से आए अमेरिकन इमिग्रेंट को मिले? आज के इस वीडियो में आपको एलियंस, इकोनॉमी और साइंस की ऐसी साइड जानने को मिलेगी जो शायद पहले कभी आपने ना सुनी होगी ना देखी होगी। तो हो जाओ मेरे साथ चलने के लिए साल 1886 मतलब 1886 में आज के नॉलेजेबल और तगड़े वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है ईयर 1886 से। जर्मन साइंटिस्ट हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट एनी कनेक्शन ट्रेवल कर पा रही हैं। वो दो पॉइंट्स एक दूसरे को परफेक्टली रिकॉर्ड और रीड कर सकते थे अगर उन दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बराबर हो। और इसी खोज ने आगे चल के रेडियो वेव्स का नाम लिया। और ये जो आविष्कार था ना, इससे निकोला टेस्ला बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। वो इस चीज से बड़े फैसिनेट हुए कि जो काम रेडियो वेव्स कर रही हैं अगर वही काम इलेक्ट्रिसिटी के साथ कर दिया जाए तो आज हमें जो इतने लंबे लंबे वायर्स, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक पोल्स, ट्रांसफार्मर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पूरा सेटअप करना पड़ता है जिसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, वो सब इलिमिनेट हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी बड़े आराम से कम कॉस्ट के और तेजी के साथ वायरलेसली ट्रांसमिट की जाएगी। अब ये आइडिया सुनने में तो बड़ा ही फैसिनेटिंग था, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। ये जो रेडियो डिवाइसेस होती है ना, इनको पावर अप करने के लिए भी एक बैटरी, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स की जरूरत पड़ती है जिसमें चार्जिंग का होना जरूरी है। मगर यहाँ तो बिना किसी बैटरी, रॉ मटेरियल या पावर प्लांट के ही टेक्निकली नथिंगनेस से बिजली उत्पादन की बात हो रही है। तो फिर आखिर ये अचीव कैसे किया जाएगा? अब इसी चीज के ऊपर रिसर्च करते करते एक दिन निकोला टेस्ला का ध्यान गया दुनिया की सबसे पुरानी इमारतों में से एक, या कहे मानव इतिहास के सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर पर, द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा।
उन्होंने शुरू से अपनी आउटलाइनिंग्स में यही पाया कि गीजा के पिरामिड असल में कोई मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप उसकी आर्किटेक्चर साइनिफिकेंस और उसके शेप की ओवरऑल कंडक्टिव पॉसिबिलिटीज की फिजिक्स को देखेंगे तो ऐसा ही मालूम पड़ता है जैसे ये कोई जायंट ट्रांसमिटर्स ऑफ एनर्जी हो। ये कोई टेस्ला की थ्योरी नहीं है, बल्कि इस बात पर उनका अटूट विश्वास था और इसीलिए उन्होंने पिरामिड्स के इस शेप के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल चार्ज को वायरलेसली ट्रांसमिट करने की उन्होंने हजारों बार कोशिश की और ये सब उन्होंने सिर्फ इस उम्मीद पे किया ताकि वो एक ऐसा कोड क्रैक कर सके जिसकी वजह से पिरामिड एलियंस के कॉस्मिक ट्रांसमीटर बने। लेकिन कई महीनों और हजारों डॉलर्स लगा देने के बाद भी उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। लगभग जब सब कुछ ट्राई वो कर चुके थे और उनको सफलता नहीं मिल रही थी, तब उनका ध्यान गया एक चीज पर, इन पिरामिड्स की लोकेशंस पर। टेस्ला ने पाया कि गीजा के पिरामिड एक ऐसी जगह पर है जहां पर पृथ्वी का इलिप्टिकल ऑर्बिट और हमारा इक्वेटर एक ऐसे रिलेशन में है जिससे कि ये नेचर से ही मैक्सिमम एनर्जी को एक साथ लाकर छोड़ सकता है। इसे थोड़ी आसान भाषा में समझे तो टेस्ला ने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की जितनी लेयर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल चार्ज और पावर आयनोस्फीयर में मौजूद है और इसके दो बहुत बड़े कारण थे। पहला तो ये धरती के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती थी जिसकी वजह से सूरज से आने वाले सभी सोलर स्टॉर्म्स के हाईली चार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर ट्रैप हो जाते थे। दूसरा ये कि सूर्य से लगभग हर कुछ दिन में कभी छोटा तो कभी बड़ा सोलर स्टॉर्म आता रहता था। प्लस आउटर स्पेस से भी किसी न किसी तरह की हाईली एनर्जाइज्ड एंटिटी गुजरती थी जो आयनोस्फीयर में रेगुलरली इस तरह के चार्ज्ड आयन को डिपॉजिट करती रहती थी और अगर किसी तरह से इन्हीं आयंस का इस्तेमाल करके इनको रेगुलेट करते हुए एनर्जी बनाई जाए और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाए तो ना सिर्फ एक मेगा टावर के नीचे मौजूद जनरेटर्स तक डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो पाएगी, बल्कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो रहेगा वो अनलिमिटेड रहेगा। मतलब हम कोयले से या कहे तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से फ्री हो जाएंगे। ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में पोल्यूशन फैलेगा, ना ही कॉस्ट ज्यादा लगेगी, ना ही धरती के जो फॉसिल्स हैं वो खत्म होंगे। और जब ये बात उन्हें समझ में आ गई तब उन्होंने शुरू किया अपना सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट। तो ईयर 1899 के आसपास उन्होंने अपने इस आइडिया के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया। कोलोराडो और न्यूयॉर्क में उन्होंने दो ऐसे पॉइंट्स बनाए जो ठीक गाजा पिरामिड्स की लोकेशन को रिप्लिकेट करते थे। उन्होंने कोलोराडो में एक रिसर्च स्टेशन को भी स्टैब्लिश किया और सालों एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक दिन एक ऐसा चमत्कार उन्होंने कर दिखाया जिसकी उनको खुद भी कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने स्टेशन के बीचों बीच एक टेस्ला कॉइल बनाई जो एनवायरनमेंट में मौजूद आयन से एनर्जी लेकर उसे ट्रांसमिट करता था और अपने आसपास के इलाके में करीब 26 मील की दूरी तक 200 नाइट लैंप्स रखे जो किसी जनरेटर की तरह उस कॉइल से निकलने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके लाइट प्रोड्यूस कर सकते थे। और जो रिजल्ट था वो हैरान कर देने वाला था। जब टेस्ला ने ये कॉइल शुरू करी तो 26 मील तक 200 के 200 बल्ब लाइन से जगमगा उठे और ये सब सिर्फ हो रहा था एक टेस्ला कॉइल की वजह से, जो टेक्निकली उतना ज्यादा रिफाइंड और पावरफुल था भी नहीं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद अगली सुबह जब वो उठे तो उनको मालूम चला कि उनकी कॉइल से करीब 10 मील दूर एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो गया है, क्योंकि उस जनरेटर में जो कॉइल थी ना वो इन लैंप्स के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या कहे तो चार्ज को उस टेस्ला कॉइल से अट्रैक्ट कर रही थी और इसी ओवरलोड की वजह से वो ट्रांसफार्मर खराब हो गया। और टेस्ला ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात भी साफ साफ कही थी कि ईयर 1899 में अपनी फैसिलिटी के अंदर उन्होंने कई बार बड़े अजीब अजीब सिग्नल सुने जो बाकी रेडियोस पर सुनाई ही नहीं देते थे और उनके रेडियो की इतनी पावर नहीं थी कि वो बहुत ज्यादा दूर के सिग्नल्स रिसीव कर पाए। मगर चूंकि टेस्ला इंटरप्लैनेटरी लेवल एनर्जी हार्नेस करने के बहुत करीब पहुंच रहे थे, इसलिए पता नहीं कि उन्हें आए दिन ऐसे अजीब सिग्नल्स मिलते ही रहते थे। उन्होंने खुद कहा है कि ये सिग्नल्स मार्स, वीनस, यहाँ तक कि सोलर सिस्टम के बाहर से किसी दूसरे प्लेनेट से भी हो सकते थे। मगर चूंकि अफसोस उनके पास उस समय इतना पैसा और इतने रिसोर्सेज थे नहीं कि वो अपने रिसोर्सेज एलियन लाइफ को खोजने में लगा दें। इसलिए उन्होंने सोचा कि फोकस रखते हैं अपने मेन आइडिया पर, पहले उसे रियलिटी में बदल देते हैं, उसके सक्सेसफुल होने के बाद फिर एलियन से कम्युनिकेट करने के बारे में सोचा जाएगा। और कोलोराडो में मिली सफलता के बाद तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटते हुए वो अमेरिकन फाइनेंसर जेपी मॉर्गन के पास गए, उन्हें दिखाया कि उन्होंने क्या अचीव कर लिया है और उन्होंने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट को बड़े लेवल पर करने के लिए उन्हें फंडिंग की जरूरत है। उन्होंने जेपी मॉर्गन से $1.5 लाख की मांग की कोलोराडो से भी बड़ा टावर खड़ा करने के लिए। अब जेपी मॉर्गन टेस्ला को पैसे देने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि वो जो भी डेवलप करेंगे या टेक्निकली कहे तो उनका जो वायरलेस वाला एक्सपेरिमेंट था ना उसके पेटेंट का 50%
50% हिस्सा वो रखेंगे। और टेस्ला के पास चूंकि कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने ये डील एक्सेप्ट कर ली। अब जेपी मॉर्गन ने ये दिमाग लगाया कि टेस्ला बहुत ही जल्दी एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे जिससे वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक वायरलेसली एनर्जी को ट्रांसमिट कर पाएंगे। लेकिन निकोला टेस्ला का प्लान ना कुछ और ही था, वो कुछ बड़ा सोच रहे थे। उनका ये सोचना था कि पूरी दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी वो उनके थ्रू की जाएगी वायरलेसली। और जितना बड़ा टेस्ला का विजन था ना उसके हिसाब से उनका बजट उतना बड़ा नहीं था। तो उनको जेपी मॉर्गन ने जितना पैसा दिया था वो कहां उड़न छू हो गया वो टेस्ला को पता ही नहीं चला। और इस बात पे जेपी मॉर्गन का गुस्सा लाजमी था, क्योंकि टेस्ला ने उनके फंड्स को एक्सप्लॉइट भी किया था और अपने आइडिया को बिना उनसे डिस्कस किए चेंज भी कर दिया था। और बिना जेपी मॉर्गन को हिंट दिए निकोला टेस्ला एक अलग ही चीज पर काम करने लग गए थे, पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जेपी मॉर्गन शायद टेस्ला को कुछ फंड प्रोवाइड कर देते, लेकिन उनकी बुरी किस्मत चल रही थी, जेपी मॉर्गन की नहीं, निकोला टेस्ला की। 1901 में खबर आई कि रेडियो के इन्वेंटर गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक एस लेटर को ट्रांसमिट कर दिया है और लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन हासिल करने में सफलता पाली है। टेस्ला केवल दुनिया के आगे बातें बेच रहे थे, जबकि मार्कोनी ने अचानक से पूरा गेम पलट दिया। और वही हुआ जिसका डर था। सारे इन्वेस्टर्स ने टेस्ला की बजाय मार्कोनी पर पैसा लगाना ज्यादा सही समझा। अब 1904 में टेस्ला को अपना ये कोलोराडो वाले स्टेशन बेचना पड़ा। उनके पास जितनी संपत्तियां थी वो भी एक एक करके बिकती चली गई। ना उनके पास खुद की कोई फूटी कौड़ी बची, ना ही उनके पास एक भी ऐसा शख्स बचा जो उनके प्रोजेक्ट पर पैसा लगा सके। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने 1905 में एक पेटेंट फाइल किया जिसका नाम था द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द नेचुरल मीडियम। और उनकी यही रिसर्च फ्री इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोजेक्ट की एक सबसे बड़ी नींव थी। अब जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की होगी या फिर जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होगी उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक फिजिक्स का है जो सभी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। तो निकोला टेस्ला ने बेसिकली इस पूरे रिसर्च में ये बताया कि पृथ्वी में अपने खुद के 2 मैग्नेटिक पोल्स हैं और ये रोटेटिंग पोल्स अपने आप में एक बड़े जनरेटर की तरह काम करते हैं। एक लाइन में कहूं तो टेस्ला ये कहना चाहते थे कि हमारी धरती के पास खुद की अनलिमिटेड एनर्जी है, बस हम उसको हार्नेस नहीं कर पा रहे। और टेस्ला के इस प्रोजेक्ट में कोई भी पैसा लगाने को अब इसलिए तैयार नहीं हो रहा था क्योंकि इस प्रोजेक्ट से कोई भी इन्वेस्टर खुश नहीं था। क्योंकि टेस्ला का कहना यह था कि चूंकि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री में बना रहे हैं, हमारी कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, तो हमें उसे फ्री में ही लोगों को देना चाहिए। और जब चीज फ्री में बटेगी तो इन्वेस्टर्स पैसा कैसे कमाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली जो इंसान पैसा लगा रहा है उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है, समाज सेवा से नहीं। और इवन जब इस इन्वेंशन के बारे में बाकी लोगों को पता चला तो उनकी भी कोशिश ये थी कि ये इन्वेंशन सक्सेसफुल ना हो पाए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्री में बटने लगी तो जिन लोगों के अरबों डॉलर्स लगे हुए हैं इन पूरे मेगा प्रोजेक्ट्स में जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, उनका तो पूरा सिस्टम ही चौपट हो जाएगा। और इसीलिए एक एक करके सबने टेस्ला का साथ छोड़ दिया और टेस्ला के सबसे बड़े सपने ने ही उनकी कब्र खोद दी। जरा सोचिए, अगर टेस्ला अपने इन्वेंशन में सक्सेसफुल हो जाते, लोग अपने लालच को थोड़ा सा पीछे रख के उनके आविष्कार में पैसे लगाते या फिर एटलीस्ट उनकी रिसर्च को थोड़ा सीरियसली लेते, तो आज हम शायद किसी एलियन सिविलाइजेशन से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे होते और कभी भी हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए एनर्जी के क्राइसिस को नहीं झेलना पड़ता। और साथ ही अभी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के दौरान जो डिफॉरेस्टेशन होता है, जो पोल्यूशन होता है, जो माइनिंग होती है, वो भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया समाज सेवा से नहीं बल्कि पैसों के दम पर चलती है, और टेस्ला की इस कहानी से हमको भी यही सीखने को मिला है। खैर, मुझे ये बताना कि अगर जेपी मॉर्गन की जगह तुम होते या फिर किसी बेसिक इन्वेस्टर की जगह तुम होते तो क्या टेस्ला के प्रोजेक्ट पर तुम पैसा लगाते? तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी टेस्ला की वायरलेस और अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले प्रोजेक्ट की जर्नी। साथ ही टेस्ला ने 369 इस नंबर का एक अजीब सा रहस्य सुलझा लिया था। वो इस नंबर को देवताओं का नंबर मानते थे और आखिर इस नंबर में ऐसा क्या छुपा है, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो देखो निकोला टेस्ला का ये वाला वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एक और नॉलेजेबल और तगड़े वीडियो में।